It's exactly what you want. It's exactly what you need. And it's exactly what you here for. It's exactly what you want. यूहू, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ अ न्यू सीरीज जो करंट अफेयर्स के ऊपर रहेगी फाइनेंस वर्ल्ड के। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप सबको ये हर रोज डिलीवर कर सकूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स बिकॉज इट्स एग्जैक्टली व्हाट यू नीड एंड इट्स एग्जैक्टली बाय दीपांशु शर्मा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यूज़। तो आप सबको बहुत खुशी होगी जान के कि हमारा जो भारत है वो बन गया है फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। ठीक है, इंडिया ने सरपास कर दिया है जापान को और वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी। अब नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी होता है कि जितना भी उत्पाद हुआ, जितना भी एक मैन्युफैक्चर किया कंट्री ने, उसको मार्केट प्राइस से हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो नॉमिनल। ठीक है, तो मार्केट प्राइस पे किसी चीज को हम देखें तो उसका नॉमिनल जीडीपी। तो हमारा इंडिया का मार्केट प्राइस अभी चल रहा है $4.187 ट्रिलियन। तो अगर कोई इंडिया को आज खरीदना चाहे तो $5 ट्रिलियन ऑफर करके इंडिया को ले सकता है। आई थिंक सो बट ऐसा नहीं पॉसिबल होता, राइट? बट हाँ, नॉमिनल जीडीपी का मतलब यही। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ दिस रिफ्लेक्ट, जो हमारी अब ये जो न्यूज आई है इससे हमें क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है? इससे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि हमारा भारत डिजिटल इनोवेशन के आ रहा है, डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ रही है हमारे, और साथ ही साथ रिफॉर्म्स आ रहे हैं ऐसे जो कि अलग अलग कंपनीज को, स्टार्टअप्स को हेल्प कर रहे हैं। तो आइए जल्दी से जानते हैं टॉप 10 कंट्रीज जो रूल करती हैं पूरी दुनिया। तो सबसे पहले यूएसए है, जैसे आप सबको पता होगा। उनकी जीडीपी है $30 ट्रिलियन की। और अभी आईएमएफ ने न्यूज दी है। आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने क्या कहा है कि $30 ट्रिलियन तो यूएसए की इकोनॉमी है, वेयर एज उनका $60 ट्रिलियन का लोन है। मतलब कि उन्होंने इतना उधार दे दिया है लोगों को कि वो $60 ट्रिलियन का उन्होंने लोन कर दिया है, जो कि उनकी जीडीपी की 120% है, विच इज क्रेजी। पता नहीं यूएसए कैसे सस्टेन करने वाला है खुद को। इसलिए वहां पे मोदी, गोल्डमैन सैक, पता नहीं कितने लोगों ने ट्रम्प को समझाने की कोशिश की होगी और ट्रम्प फिर भी नहीं समझ पा रहे एंड वहां की बॉन्ड यील्ड्स एंड ऑल सब गिरे जा रहे। इसके बाद आती है हमारी चाइना, जो कि है $19 ट्रिलियन। ठीक है, जो कि भारत की ऑलमोस्ट 4 to 5x हो गई। ठीक है, 4 से 5 गुना है अभी चाइना। फिर आता है हमारा जर्मनी, जो कि हमारा अगला कॉम्पिटिटर रहेगा। भारत ने कहा है कि 2028 तक हम जर्मनी को क्रॉस कर देंगे। तो लेट्स सी कि हम जर्मनी को क्रॉस कर पाएंगे या नहीं 2028 तक। इसके बाद आता है हमारा जापान, जिसको अभी हमने रिसेंटली 2 दिन पहले क्रॉस कर। बट अगर आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे कि ज्यादा डिफरेंस से हमने क्रॉस नहीं किया। ऐसा नहीं हुआ है कि हमने कुछ ज्यादा बड़ी जीडीपी बन गए हैं एकदम से, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। थोड़े से ही मिनिमल अमाउंट से हम क्रॉस ओवर की। तो अभी हम इंडिया और जापान ऊपर नीचे रह सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंडिया भी बिल्कुल ही हो गया है कि इट इज मतलब अब ऐसा नहीं हुआ है कि इंडिया ही फोर्थ है। ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया कभी जापान ऊपर तो कभी इंडिया हो। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमीज इन दोनों की ऑलमोस्ट इक्वल। मूविंग ऑन, फिर आपको दिख रहा होगा यूके, फ्रांस, इटली, ब्राजील एंड कनाडा जो हमारे बाद में आए। ठीक है, तो उनका कोई फायदा नहीं है बात करके, जो ऊपर है उनको देखते हैं अभी हम, राइट? मूविंग ऑन, तो क्या ऐसे की ग्रोथ ड्राइवर्स थे जिन्होंने ये किया, ये पॉसिबल कर पाए? तो डिजिटल रेवोल्यूशन एक चीज हुई थी भारत में, जो कि जियो लेके आया, एयरटेल लेके आया, काफी सारी ब्रांड्स लेके आई। साथ ही साथ यूपीआई जो थी, जिसकी पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा थी। वेयर एज अगर आप यूएसए वगैरह दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, वहाँ पे क्रेडिट कार्ड का बहुत सिस्टम है, डेबिट कार्ड का बहुत सिस्टम है। एज अ मीन ऑफ पेमेंट बहुत यूज होता है वहाँ पे क्रेडिट कार्ड। तो वहाँ की कंपनीज बहुत कमीशन कमाती है। वेयर एज इंडिया में क्रेडिट कार्ड का पेनिट्रेशन वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज यहाँ की जो कंज्यूमर माइंडसेट है वो काफी सेविंग वाला है। तो यहाँ पे लोगों ने बहुत कम यूज किया। तो यूपीआई का बहुत पेनिट्रेशन देखने को मिला इस चक्कर में हमें। इसके साथ साथ जो भारत का डेमोग्राफिक है वो 65% है। जो पॉपुलेशन भारत की वो सिर्फ 35 साल है या 35 साल से नीचे की है। ठीक है, और आने वाले 10 से 15 साल भारत के लिए बहुत
फ्रूटफुल हो। इसके साथ साथ हमारा जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो अच्छा होता जा रहा है, ठीक है। इवन दो काफी सारी चीजें हैं जो अभी भी हमें एड्रेस करनी बाकी है इकोसिस्टम में, स्टार्टअप इकोसिस्टम में, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, जो अलग अलग सेंटर अलग टैक्स लेती है और स्टेट अलग टैक्स लेती है, तो काफी सारे टैक्सेशन के इश्यूज हैं, काफी कुछ चीजें हैं जो करनी बाकी है। बट इट इज अ गुड न्यूज दैट हमारे पास 100 यूनिकॉर्न हो चुके हैं 2024 तक। लेकिन आप सब हैरान होंगे, यूएसए के पास 800 यूनिकॉर्न है। यस, 800 यूनिकॉर्न है, जो कि 8 टाइम्स ज्यादा होता है। इसके साथ साथ हमारे कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर पुश देखने को मिला है हमें प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति प्लान से, जिसमें हमने रोड्स, ये सब जो मेजर लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सेटअप किया, हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश किया, कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश कर रहे हैं। सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पुश भी इकोनॉमी को ग्रो करते हैं। साथ ही साथ फिर आता है आपका पॉलिसी रिफॉर्म। तो पॉलिसी रिफॉर्म है आपकी जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। इसके बाद आई सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ठीक है। फिर पीएलआई स्कीम, ये सारे पॉलिसी रिफॉर्म्स आए हैं स्टार्टअप्स के लिए, नए नए कंपनीज के लिए, ताकि उनकी जो ग्रोथ जर्नी है वो ईज अप हो सके। तो पॉजिटिव आउटकम्स और नेगेटिव आउटकम्स दोनों होते हैं जीडीपी जब ग्रो करती है या घटती है, ठीक है। सबसे पहला हमारा जो पॉजिटिव आउटकम है वो है राइजिंग मिडिल क्लास। तो आप सब हैरान होंगे कि जब भी जीडीपी ग्रो करती है तो मतलब कि जितने भी लोग कमाते हैं उनकी पॉकेट में पैसा आना ज्यादा हो जाता है। तो अगर किसी की पॉकेट में ज्यादा पैसा आएगा तो वो स्मार्टफोन, इंटरनेट, ये सब ले पाएगा, ठीक है। तो इससे पेनिट्रेशन भी बढ़ जाती है इन दोनों, एंड भारत में 60% से ज्यादा पेनिट्रेशन देखने को मिलती है। और ये भी एक बात करने की है कि वो 40% का क्या, तो उन 40% को भी हमें इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी, ठीक है। साथ ही साथ हमारे को ग्लोबल आईटी पावर्स देखने को मिलती हैं, जैसे टाटा कंसल्टेंसी, इन्फोसिस, जो ग्लोबल क्लाइंट्स को सर्व करती है। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग बूम देखने को मिलता है। एप्पल, सैमसंग, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनी, इवन टेस्ला सोच रही है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने का, राइट। तो ऐसे एप्पल एंड सैमसंग, इवन दो ट्रम्प ने अभी एप्पल के ऊपर बम फोड़ दिया है कह के कि अगर तुमने इंडिया में बनाए फोन तो हम तुम पे 25% टैरिफ लगाएंगे। कंप्लीटली नॉनसेकल, मतलब कि कोई सेंस नहीं बनता है कि क्यों कर रहा है वो, ठीक है। तो 25% वो एप्पल से चार्ज करना चाहते हैं। साथ ही साथ अभी रिसेंटली क्या हो रहा है कि एप्पल को इग्नोरेंट बहुत बोला जा रहा है बाकी कंपनीज के द्वारा, बिकॉज इनका जो एआई है वो बहुत वीक है, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें एप्पल के एआई को सैमसंग के एआई से या फिर किसी भी नॉर्मल एआई, थर्ड पार्टी एआई से, तो एप्पल का एआई बहुत वीक है। एंड काफी सारे फ्लोट हो रहे हैं ऐसे मीम जिसमें एप्पल को गोन केस कहा जा रहा है या फिर ब्लैकबेरी से कंपेयर किया जा रहा है। जैसे ब्लैकबेरी रोट अवे कर गई थी वैसे ही एप्पल रोट अवे कर जाएगा। तो लेट्स सी क्या होएगा। आई होप कि एप्पल सरवाइव कर जाए, इवन दो एप्पल के शेयर्स प्राइसेस में थोड़ा सा हमें डाउनफॉल देखने को मिला है जब से ये दोनों न्यूज लिंगर कर रही हैं। इसके बाद साथ साथ आपका आता है इन्वेस्टमेंट मैग्नेट। जब से भारत में जीडीपी ग्रोथ देखने को मिली है, डेवलपिंग नेशन है हमारा भारत, तो जब जब डेवलप होने लगता है नेशन तो उधर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है। जब सब पे पैसा होएगा तो लोग चोरी करने की कम सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पे पैसा होगा तो अपना पैसा आप वहां लगाना सोचेंगे जहां आपका पैसा सेफ रहे, राइट। तो ऐसे ही जितने भी बड़े लोग हैं वो भी अपना पैसा वहीं लगाना चाहते हैं जहां उनका पैसा सेफ रहे। तो भारत एक सेफ हेवन बनता जा रहा है धीरे धीरे, एंड आने वाले 10-15 साल में सेफ हेवन रहेगा डेफिनेटली भारत। अब साथ ही साथ जब भी जीडीपी ग्रो करती है तो जैसे मैंने बताया पॉजिटिव के साथ साथ चैलेंजेस आते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है जब जीडीपी ग्रो करती है अनएम्प्लॉयमेंट। अब ऐसा मानिए कि जहां पहले कम जीडीपी थी तो सिर्फ 10 लोग पढ़ पा रहे थे, लेकिन अब 100 लोग पढ़ पा रहे हैं। जहां पे सिर्फ 10 लोग पढ़ रहे थे और 20 जॉब थी तो 10 लोग कम पढ़ जा रहे थे जॉब के लिए, ठीक है। तो लोगों को पे ज्यादा मिल रही थी। अब लोग इतने ज्यादा हो गए हैं, इतने लोग पढ़े लिखे हो गए हैं कि वो जॉब कम हो गई है। समझ पा रहे हैं आप सब कि अब 20 जॉब हैं लेकिन 100 लोग पढ़े लिखे हुए हैं एंड एलिजिबल है उस जॉब के लिए, तो कंपटीशन बन जाएगा, राइट। ऐसे ही इनकम डिस्पैरिटी देखने को मिलती है जिनी इंडेक्स के अंदर। तो अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, जिनी इंडेक्स हमारा बताता है कि पॉपुलेशन में कितना अंतर है, ठीक है। ये 0 से 1 के बीच में नोट किया जाता है, whereas 0 indicate perfect equality,
whereas 1 indicate perfect inequality कि हर एक में बहुत डिफरेंस है, कोई लाखों कमा रहा है तो कोई 1000 रुपए कमा रहा है, समझ पा रहे हैं? तो ये होता है हमारा जीनी इंडेक्स का वो। दिस इज लॉरेंस का, ये बताता है कि कितने लोग कितना कमा रहे हैं। मान लीजिए कि ऐसे 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 हैं, राइट? और ये दिस इज 10% पॉपुलेशन, दिस इज 80% पॉपुलेशन। नाउ यू कैन सी कि 80% पॉपुलेशन और जो आपकी बची 10 पॉपुलेशन है उनके बीच में कितना डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 50% का डिफरेंस, राइट? ऑलमोस्ट 50% का डिफरेंस। दिस शोज, जिनी इंडेक्स दिखाता है हमें कि कितनी डिस्पैरिटी है, कौन कितना अमीर है, कौन कितना गरीब है, कौन कितना अमीर होता जा रहा है, राइट? साथ ही साथ जैसे मैंने बताया एजुकेशन क्वालिटी, जब सबके माँ बाप के पास पैसा होगा तो वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहेंगे, राइट? तो एजुकेशन क्वालिटी अब वही है कि अब जिस पे ज्यादा पैसा होएगा वो उससे बेटर एजुकेशन ले पाएगा। तो दिस हैपेंस। तो ये एक चैलेंज है जो टैकल करना बहुत जरूरी है। तभी काफी सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत अच्छे लेवल की एजुकेशन दी जाती है। जैसे भारत में कहते हैं ना कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज जाना चाहिए एंड प्राइवेट स्कूल जाना चाहिए, वेयर एज अगर आप कोई अच्छे फिनलैंड वगैरह ऐसी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे आपको गवर्नमेंट स्कूल भी बहुत अच्छे मिलेंगे एंड गवर्नमेंट कॉलेज भी बहुत, राइट? इसके बाद अगर मैं बात करूं एनवायरमेंटल इशू, तो दिल्ली और मुंबई का तो आप सबको हाल पता ही है, क्या AQI है। दिवाली एंड दशहरा के समय तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। तो अभी अगर मैं देखूं अपना AQI तो 170 दिखा रहा है गुड़गांव में, तो दिल्ली में तो ऑलमोस्ट 200 ही होगा डेफिनेट। फिर इसके बाद आता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर लैग, मतलब कि अब ऐसे समझ, जब हमारी कंट्री छोटी थी GDP में तो लोग छोटी अमाउंट में खुश थे। मजदूर जहां 1000 रुपए में पूरे दिन का काम कर दे रहा था, लेकिन अब GDP बढ़ी तो लोग पैसा भी ज्यादा मांग, तो अब पैसा ज्यादा मांगेंगे तो जहां वो 1000 रुपए का कर रहे थे, 800 रुपए का कर रहे थे, अब वो 1400 रुपए ले रहे हैं, 1500 रुपए ले रहे हैं। तो दिस कॉस्ट, जो लॉजिस्टिक की कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, बिकॉज लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, लोग ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं, ज्यादा एजुकेशन है, नॉलेज है, तो ये सारे फैक्टर मिलते हैं, ठीक है? तो अभी भारत का फ्यूचर आउटलुक है कि भारत 2028 तक जर्मनी को क्रॉस कर देगा। तो लेट्स फिंगर क्रॉस, ठीक है? हम सब फिंगर क्रॉस करते हैं, लेट्स प्रे भारत कर दे, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ रियली प्राउड मूवमेंट फॉर अस। फिर हमारे सिर्फ चाइना एंड US से बचेंगे कॉम्पिटिटर, इवन दो उन दो तक पहुंचने के लिए हमारे पास बहुत बड़ी लीप है। अभी 2030 तक हमारा एम से $5.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का है, विच इज वेरी स्मॉल, ठीक है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, पिछले आने वाले 5 साल में हम सिर्फ $1.5 ट्रिलियन बढ़ाने वाले हैं, विच इज वेरी स्मॉल। और अगर हमें चाइना और USA तक पहुंचना है तो हमें 6 to 7x टाइम्स ग्रो करना पड़ेगा उन तक पहुंचने के लिए, ठीक है? अब भारत ने क्या सोचा है कि इस $5.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक वो कैसे पहुंचे? वो पहुंचेगी स्किल इंडिया को प्रमोट करके, ग्रीन इकोनॉमी को प्रमोट करके, MSMEs को, डिजिटल इंडिया को प्रमोट करके और EV बूम को प्रमोट करके, जैसे ओला इलेक्ट्रिक, एथर एनर्जी जो ऑलरेडी कर रहे हैं। मेरा मानना है कि भारत को EV स्टार्टअप्स को प्रमोट करना चाहिए, बिकॉज जैसे चाइना अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको EV ही EV देखने को मिलता है, ठीक है? इवन स्मॉल कंट्रीज आर अडॉप्टिंग EV, ताकि वो उनका जो क्लाइमेट है वो बेटर हो सके। एंड इंडिया को बहुत रिक्वायर्ड है, बिकॉज इंडिया का कुछ सर्टेन एरियाज में क्लाइमेट बहुत खराब होता है एंड AQI बहुत खराब होता है। EV की बहुत ज्यादा नेसेसिटी है। साथ ही साथ दिस इज नॉट इनफ। यहाँ इंडिया जहाँ सिर्फ अभी 4.19 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन के खुश हो रहा है, वेयर एज चाइना जो 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वहाँ पे वो सेमीकंडक्टर्स, जितने भी फ्यूचर में गैजेट्स यूज होने वाले हैं वो सब डेवलप हो रहे हैं, वेयर एज इंडिया में अभी तक उसका कुछ स्टार्ट नहीं। तो इंडिया को बहुत ज्यादा रोबस्ट बनना पड़ेगा आने वाले सालों में। इंडिया को सिर्फ 4th या 3rd लार्जेस्ट नहीं, इवन 1st बनना होगा। तो आई होप ये वीडियो सबको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज इट्स एग्जैक्टली व्हाट यू नीड एंड इट्स एग्जैक्टली बाय दीपांशु शर्मा। थैंक यू एंड जय हिंद।